गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके लीगल स्टडीज वाले सब्जेक्ट में हम चालू करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट्स, डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कीप इन माइंड, अमंग लिविंग पर्सन्स। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 देखेंगे टीपीए का। वो डिस्कशन चालू करने के पहले जो ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हम समझे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव ना हो सके, मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सके, ये सिंपल डेफिनेशन है, ये सिंपल आप और हम समझते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है। वो बस इतना कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा? टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो नेगेटिवली डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये नहीं बताता, वो ये बताता है सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। ग्रोइंग क्रॉप, कोई फसल उग रही है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। टिम्बर, लकड़ी के जो पेड़ होते हैं, वो वाली लकड़ी जिसका इस्तेमाल होता है फर्नीचर बनाने में या कुछ भी बनाने में, ठीक है, टिम्बर। ठीक है, उसके बाद ग्रास, घास जो है। अब अगर सोचेंगे तो ये तीनों चीजें लैंड से अटैच्ड हैं, तो ये इमूवेबल होनी चाहिए, बट ये इमूवेबल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या, ग्रोइंग क्रॉप, टिम्बर और ग्रास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी बताता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ का क्या मतलब है। ठीक है, अटैच्ड टू अर्थ का क्या मतलब है। ठीक है, थिंग्स अटैच टू का मतलब ये हो सकता है रूटेड इन अर्थ, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जमीन में रूटेड होते हैं, जड़ें होती हैं उनकी। दूसरा, एम्बेडेड इन अर्थ, रूटेड इन अर्थ, एम्बेडेड इन अर्थ। एम्बेडेड इन अर्थ मतलब कोई पोल है, पोल, खंबा, खंबा गाड़ा जाता है ना जमीन में, तो वो एम्बेडेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थिंग्स अटैच्ड, थिंग्स अटैच्ड टू what is embedded in earth। ठीक है, जैसे उस खंबे पे अगर मैं कोई ऊपर लाइट लगा दूं तो वो भी अटैच टू अर्थ मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज से अटैच्ड है जो अर्थ में एम्बेडेड है। तो क्या क्या अटैच टू अर्थ में आ गया? थिंग्स रूटेड इन अर्थ लाइक ट्रीज, प्लांट्स एटसेट्रा। एम्बेडेड इन अर्थ लाइक पोल, लाइक अ वॉल। ठीक है, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड इन अर्थ लाइक लाइट, पंखा, ठीक है, विंडो पेन। दीवाल तो एम्बेड की जाती है अर्थ में, दीवाल पे जो विंडो पेन लगाए जाते हैं वो अटैच किया जाता है दीवाल में। ठीक है, अब आगे आइए, तो सर इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फिर हमें मिलेगी कहां? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मिलती है हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट नाम का एक एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, एक एक्ट है 1908 का, उसके सेक्शन 3 क्लॉज 26 में। ठीक है, उसके सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मिलती है। क्या कहता है वो ये कहता है, इट डिफाइंस इट डिफाइंस इट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी एज इंक्लूडिंग लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड,
एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। क्या क्या आ गया, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया। अब हमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मिली। क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब, सबसे पहले तो लैंड, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड, ठीक है, लैंड। दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इस लैंड से जो बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं, जैसे आपको किराया मिलता है, रेंट, रेंट मिलता है किससे, आपके लैंड पे, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। वो जो किराया, जो रेंट आपको मिल रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, क्योंकि वो लैंड से ही मिल रहा है, तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो लैंड के साथ जो बेनिफिट्स आते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरा, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, और मैंने थिंग्स अटैच टू अर्थ की डेफिनेशन अभी बताई है आपको। थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब क्या क्या है, थिंग्स रूटेड, एम्बेडेड और अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड, ठीक है। और चौथी चीज वही कहता है, परमानेंटली फास्टेंड, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। जो चीज अर्थ में अटैच्ड है उसके ऊपर कोई चीज परमानेंटली लगा दी जाए तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर मैं पोल लगाऊं एक जमीन में, एम्बेड कर दूं, तो मतलब वो अर्थ में अटैच हो गई, मतलब क्या हो गई, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। उस पोल के टॉप पे मैं झंडा लगाऊं एक फ्लैग, तो वो फ्लैग जो है वो परमानेंटली फास्टेंड है एक ऐसी चीज में जो कि अटैच्ड है अर्थ में, तो वो झंडा भी क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो ये है चार चीजें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, याद रखिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की करेक्ट डेफिनेशन नहीं देता है, वो बस एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है जिसमें वो ये कहता है कि तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। कौन सी तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहां मिलती है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है। और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ की डेफिनेशन कहां मिलती है, वो भी सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। की पॉइंट्स क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी टिपिकली इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग्स, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स आइटम्स दैट कैन बी मूव्ड विदाउट चेंजिंग देयर नेचर, ये बात भी आपको मालूम है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप हिला सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिना उसका नेचर चेंज किए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफर डेफिनेशंस दैट आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इन लीगल कंटेक्स्ट। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ अलग अलग लगता है दोनों पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक बात याद रखिएगा, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए सेल ऑफ गुड एक्ट है, और वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के केवल सेल की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अगला आइए, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। और अरे ठीक है, ट्रांसफर को डिफाइन करेंगे। ट्रांसफर कहां डिफाइंड है, सबसे पहली चीज, ट्रांसफर डिफाइंड है सेक्शन 5 में। कहां डिफाइंड है, टीपीए के सेक्शन 5 में। दिक्कत क्यों कर रहा है ये, अच्छा, सेक्शन 5 में डिफाइंड है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, देखिए तुरंत समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाई विच लिविंग पर्सन, सबसे पहली चीज क्या हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो जो ट्रांसफर है वो किन के बीच में हो सकता है, दो लिविंग पर्सन के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एसेंशियल चीज क्या है, लिविंग पर्सन होना चाहिए। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए एक और ट्रांसफर होता है, आपने सुना होगा वसीहत, विल, है ना। विल की बात नहीं करता है वो, वो इंडियन विल एक्ट और अलग उसके लिए है। क्यों, क्योंकि मरने के बाद ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी। उस केस में आपकी जो विल है, जो वसीयत है, वो कब काम करती है, जब आप मर जाते हैं। यही तो लिखते हैं कि मेरे मरने के बाद किसको प्रॉपर्टी जाएगी मेरी। तो ये नहीं कवर्ड, वो नहीं कवर्ड है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट में जो ट्रांसफर की बात की जा रही है वो इट इज ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन, इंटर वीवॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर वीवॉस, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ, जब तक जिंदा थे तब तक ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे।
पहली चीज क्या है, लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंदर आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करने के लिए अग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, आप अपने आप को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। सर अपने आप को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ट्रांसफर अपने आप को। आप अपने आप को अलग अलग कैपेसिटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका मकान है, ठीक है, वो आपका घर है, आपके पापा का घर था, आज आपका घर है, और आपने एक कंपनी चालू की है, ठीक है, आपने एक कंपनी चालू की है, नहीं छोड़िए, आपने एक मंदिर बनाना है, आपका मन है कि आप एक मंदिर बनाना चाहते हैं। उस मंदिर को बनाने के लिए आपको जमीन और वो चाहिए, तो आप ये सोचते हैं कि जो मेरा घर है मैं इसी को मंदिर बनवा देता हूं। तो मंदिर बनवाने के लिए आप एक ट्रस्ट बनाएंगे, टेम्पल का ट्रस्ट होता है एक, ठीक है। तो उस ट्रस्ट को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। आप अपनी ही प्रॉपर्टी अपने ही आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले वो प्रॉपर्टी आपका मकान थी, आपका रेसिडेंशियल घर था, आपका हाउस था। अब वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ही आपको एज अ टेम्पल का ट्रस्टी। आप टेम्पल के ट्रस्टी हैं, ठीक है। आप अपने आप को दूसरी कैपेसिटी में वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को भी देखो, सबसे पहली चीज, ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर अमंग लिविंग पर्सन टू वन और अदर लिविंग पर्सन। एक आदमी, एक जिंदा आदमी किसी दूसरे जिंदा आदमी को या अपने आप को और हिमसेल्फ इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। द सेक्शन क्लैरिफाइज दैट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी। लिविंग पर्सन में हम लीगल पर्सन की बात करना है, याद रखिएगा। लॉ में पर्सन शब्द का मतलब बहुत वाइड होता है। लॉ में पर्सन का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे और आपकी तरह कोई इंडिविजुअल लिविंग आदमी हो। हम लॉ में कंपनी को भी पर्सन मानते हैं, क्योंकि कंपनी के पास भी राइट्स होते हैं, ठीक है। कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। दिस डेफिनेशन एस्टैब्लिशेस दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग पर्सन्स। तो इस डेफिनेशन से एक चीज समझ में आ गई हमें कि ट्रांसफर हो सकता है बिटवीन लिविंग पर्सन, लिविंग एंटिटीज, जो लोग जिंदा हैं उनके बीच में, लिविंग एंटिटीज, ठीक है, विच कैन इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड लीगल एंटिटीज। इंडिविजुअल हो सकता है आपका है मेरी तरह, या कोई लीगल पर्सन हो सकता है, लीगल एंटिटी हो सकती है जैसे कंपनी। द ट्रांसफर कैन कंटेन प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द प्रेजेंट और फॉर द फ्यूचर। ये भी हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि तुरंत, या फिर हम ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर में, इसका हम कोई डील कर लें, ये भी कर सकते हैं। अब सेक्शन 6 पे आइए। सेक्शन 5 ने डिफाइन किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। सेक्शन 6 डिफाइन करेगा कि क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। बेसिकली सेक्शन 6 कहता है कि कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। Section 6 of the Act specified what may be transferred. It states that property of any kind may be transferred except as otherwise provided by the Act or by any other law for the time being in force. This section sets a broad scope of transferability of property but also acknowledges legal restrictions. ठीक है, तो कुछ चीजें जो नहीं ट्रांसफर की जा सकती उनमें सबसे पहला क्या है, इसको कहते हैं स्पेक सक्सेशन। The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. जैसे मान लो ये कोई किंगडम है, कोई महल है, इसमें कोई राजा रहते हैं, ठीक है, कोई किंग रहते हैं, ठीक है, ये किंग है मान लो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी इनकी है, इनका एक सन है जो कि प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस है। अब मालूम है प्रिंस को कि मेरे पापा की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, है ना। तो क्या प्रिंस आज, अभी इनके पापा जिंदा हैं, अभी नहीं मरे हैं, तो क्या प्रिंस आज ही अपने इस सक्सेशन को, अपने इस प्रॉपर्टी के राइट को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो आंसर है कि नहीं कर सकता। द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट, एक एयर, एयर मतलब वो वारिस, एयर अपेरेंट, द चांस, ये चांस की बात है ना कि पापा मरेंगे तो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, ये बात सही है, उसको मालूम है कि पापा तो मरेंगे ही और प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूं, लेकिन अभी भी चांस है ना, पापा मरे तो है नहीं। तो चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंसमैन और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, ऐसी पॉसिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला,
mere right of re-entry for breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। देखो कंडीशन सब्सीक्वेंट क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर करी किसी को और बोला, कोई ये प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करी और बोला मैंने कि मेरी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बाद कोई एक टास्क है, ठीक है, कोई एक टास्क है या कोई भी कंडीशन है जो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी मैं मानूंगा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास सही से ट्रांसफर हुई है। जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिख देता हूं कि जब ये प्रॉपर्टी इनके पास जाएगी तो इनको कुछ करना होगा। कंडीशन सब्सीक्वेंट, कोई ऐसी कंडीशन जो सब्सीक्वेंटली करनी होगी उन्हें। एक और कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कंडीशन प्रीसीडेंट, ठीक है। कंडीशन प्रीसीडेंट क्या कहती है, कंसीडेंट प्रीसीडेंट ये कहती है, प्रीसीड करने का क्या मतलब होता है, पहले आना। तो कंडीशन प्रीसीडेंट ये कहती है कि ये काम करो तब तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और कंडीशन सब्सीक्वेंट क्या कहता है, सब्सीक्वेंटली कोई काम बाद में, कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा हूं उसके बाद ये काम कर देना, तभी मैं मानूंगा कि प्रॉपर्टी तुम्हें कायदे से ट्रांसफर हुई है। तो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उस पर कोई कंडीशन लगा दी, कंडीशन सब्सीक्वेंट लगा दी, ठीक है, कंडीशन सब्सीक्वेंट लगा दी। ठीक है, कंडीशन सब्सीक्वेंट लगा दी। इस कंडीशन सब्सीक्वेंट को फुलफिल नहीं किया जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, ठीक है, इसको फुलफिल नहीं किया जिसको प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर की थी उसने, ठीक है। तो जिसने प्रॉपर्टी बेची थी ओरिजिनली, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसके पास राइट टू री एंट्री आ जाता है, वो वापस अपनी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, जो उसने कंडीशन लगाई थी वो आपने फुलफिल नहीं की। तो इस बंदे के पास क्या आ जाएगा, राइट टू री एंट्री। इस राइट टू री एंट्री को ये बंदा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। अ मियर राइट टू री एंट्री, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone। इस सेंटेंस का ये मतलब है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी थी, उसमें मैंने कोई कंडीशन सब्सीक्वेंट लगाई, उस कंडीशन को किसी ने फुलफिल नहीं किया, तो मेरे पास राइट टू री-एंट्री है। इस राइट टू री-एंट्री मतलब मैं वापस अपनी प्रॉपर्टी को ले सकता हूं क्योंकि उसने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। इस राइट को, जो मेरा री-एंट्री का राइट है, इसको मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, एन ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। देखिए ईजमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि ये सड़क जा रही है, ठीक है, सड़क जा रही है, ये सड़क के बगल में यहां पे एक खेत है, ठीक है, सड़क के बगल में यहां पे एक खेत है, इस खेत के यहां पे मेरा घर है। अब ये खेत मेरा नहीं है, याद रखिएगा, ये खेत मेरा नहीं है। कोई भी सड़क से आएगा तो उसको मेरे प्रॉपर्टी में घुसने के लिए इस खेत से होकर जाना पड़ेगा, या मुझे खुद अगर इस प्रॉपर्टी पे, मान लो मेरा भी खेत है यहां पे, चलो मान लो मेरा भी खेत है यहां पे, ठीक है, खेत 1 K1 लिख दे रहा हूं, खेत 2 K2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये रोड है, ठीक है। कोई भी इस रोड से अगर मेरे खेत में आना चाहता है तो उसको इस खेत के थ्रू होके जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ही जाना है मान लो अपने खेत में, तो मुझे इस खेत के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस राइट को, ये जो मेरा राइट है किसी और की प्रॉपर्टी के थ्रू जाने का, इसको ईजमेंट कहा जाता है, ठीक है। ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट वो राइट होता है जो मुझे किसी और की प्रॉपर्टी पे है। वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये खेत मेरा नहीं है, लेकिन मेरा राइट है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू जा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये जो ईजमेंट का मेरा राइट है, ये मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, ठीक है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ये इसको मैं डोमिनेंट हेरिटेज कहूंगा, ये जो मेरा खेत है डोमिनेंट हेरिटेज है। अगर मैं ये ट्रांसफर कर दूं किसी को, यानी कि मैं अपना खेत ट्रांसफर कर दूं किसी को, तो जाहिर सी बात है इस खेत के साथ उसके पास ये ईजमेंट भी चला जाएगा, ये राइट भी चला जाएगा इस ऐसे जाने का। लेकिन मैंने ये खेत नहीं ट्रांसफर किया है, ये डोमिनेंट हेरिटेज है, इसको नहीं ट्रांसफर किया है मैंने। तो क्या मैं केवल ये राइट किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, ईजमेंट का राइट? तो जवाब है नहीं। तो यही मतलब है इस लाइन का, एन ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट हेरिटेज। ध्यान से दिमाग लगा के समझो, ईजमेंट समझे, ईजमेंट आई होप समझ गए होंगे। अब ईजमेंट क्या कह रहा है, ईजमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। जब मैं डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर करूंगा तभी मैं
क्या ट्रांसफर करूंगा? अपना ईजमेंट ट्रांसफर करूंगा। बिना डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर किए मैं ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो ये थी वो चीजें जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, बस कुछ चीजें बताई गई हैं सेक्शन 6 में जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी एग्जांपल के थ्रू। ओके, अब अगली चीज, पर्सन कंपीटेंट टू ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। हु आर कंपीटेंट टू ट्रांसफर, ये बताता है सेक्शन 7, ठीक है। 5 क्या बताता था, फिर से बताओ। 5 डेफिनेशन देता था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। 6 क्या बताता है कि क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या क्या ट्रांसफर कर सकते हो। सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो, बस वो 3 चीजें जो मैंने तुम्हें बताया, है तो बहुत सारी चीजें, बट तुम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए 3 चीजें याद रखना, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहला स्पेक सक्सेशन, यानी कि चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट, वो नहीं ट्रांसफर कर सकते। दूसरा, तुम ये नहीं ट्रांसफर कर सकते अपना डोमिनेंट ईजमेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते बिना अपना डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर किए, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा यार वो मैं भी भूल गया, हाँ ठीक है, हाँ मियर राइट ऑफ री एंट्री, हाँ राइट ऑफ री एंट्री भी तुम अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपॉन ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सीक्वेंट, ठीक है। अब आओ सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 लॉजिकली चलते हुए क्या कहता है, अब अगली चीज, हाँ सेक्शन 7 कहता है पर्सन कंपीटेंट टू ट्रांसफर, कौन लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एवरी पर्सन इज कंपीटेंट, एवरी पर्सन कंपीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन इज कंपीटेड टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the manner to the extent and subject to the conditions prescribed by the act or any other law। देखो सिंपल सी बात है, कौन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, तो हर वो आदमी कर सकता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का भी चैप्टर आप ही के लीगल स्टडीज के इस सिलेबस में है क्लास 12 के, तो जरा याद करिए कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है। कौन है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि कोई भी आदमी जो कि साउंड माइंड का है और जो यानी कि इंसेन नहीं है, मेंटली अनस्टेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा कोई भी अडल्ट 18 ईयर्स और अबव का आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यही दो लोग क्या कर सकते हैं, यही दो लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन 7 एसेंशियली अफर्म्स दैट एनी पर्सन who has legal right to contract is also competent to transfer property। सेक्शन 7 बेसिकली ये कहता है कि जो भी आदमी कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो आदमी कंपीटेंट है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला, अब आओ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सेल, किसी चीज को बेच देना, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच देना, सेल का ही मतलब होता है ना। तो सेल में क्या हुआ, बेसिकली तुमने अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली दे दी किसी को, पूरी तरह दे दी, ठीक है। अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बहुत याद रखिएगा इस चीज को, सेल में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनरशिप। वो मालिक बन गया जिसने वो सामान खरीदा, अब वो ओनर है उस चीज का। ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड, ठीक है। सेल किस चीज के लिए हो सकता है, किसी प्राइस, किसी कीमत के लिए हो सकता है जो या तो पूरी तरह पे कर दी गई है या तो पार्टली पे की गई है और पार्टली प्रॉमिस की गई है। कि देखो सेल का क्या मतलब है, सिंपल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किस चीज के लिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फॉर अ प्राइस, किसी दाम के लिए, कीमत के लिए। प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, या तो पे कर दी गई हो प्राइस, या तो प्रॉमिस की गई हो कि आपको फ्यूचर में पे कर दी जाएगी, या तो आधी पे कर दी गई हो और आधी बाद में पे करने की बात की जा रही हो, ठीक है। ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर INR 10 लाख रुपीज, ठीक है। बी पेज द अमाउंट एंड ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी, कोई घर है, कोई दुकान है, वो 10 लाख रुपए में ए ने बी को सेल कर दी, तो बी अब ओनर बन गया उसका, ठीक है, कि और किसी प्राइस के लिए करी 10 लाख रुपए के लिए। अगला मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही है। देखो, अ मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी advanced or to be advanced by way of loan
एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट दैट मे गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी। किसी से मैंने उधार लिया, लोन लिया, ठीक है, उस लोन को एज अ सिक्योरिटी जमा करवाई मैंने अपने प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कर देना, प्रॉपर्टी पे पैसा उठाना, ठीक है। ट्रांसफर, मॉर्टगेज क्या है, मॉर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। याद रखिए, सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा था, ओनरशिप। मॉर्टगेज में क्या ट्रांसफर हो रही है, इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। क्या सिक्योर करने के लिए, पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर करने के लिए, जो कि एडवांस किया गया है यानी कि दे दिया गया है या फिर देना दिया जाना है। आप बैंक से लोन लेते हैं, तो जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी तो सिक्योरिटी रखवाता है ना, तो घर वर पता करवा लेता है आपका, इसीलिए कि अगर लोन ना दे पाए तो आपका घर ले लिया जाए, मॉर्टगेज, ठीक है। या फिर देखिए इसका, अगर मॉर्टगेज केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, आपने सुना होगा मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम किसी के यहाँ गिरवी रखवाते हैं तो उसको कहते हैं पॉन करना, PAWN, पॉन कर दिया। मेरे पास कोई घड़ी थी महंगी, मैंने वो दुकान, या गोल्ड था, वो जाकर दुकानदार को दे दिया। अब गोल्ड या घड़ी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, दुकानदार को क्यों दे दिया मैंने, क्योंकि मैंने उससे लोन लिया, उस गोल्ड को रखवाया, मुथूट फाइनेंस का नाम सुने हो, गोल्ड रखवाया मैंने, उसके बदले मैंने लोन लिया, वो मूवेबल में चलता है, उसको पॉनिंग कहते हैं, PAWN, ठीक है। इमूवेबल में मॉर्टगेज चलता है। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी रखवाऊं किसी के पास, क्यों, सिक्योर करने के लिए, पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर करूं प्रॉपर्टी का किसी और को, पेम एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, तो उसको मॉर्टगेज कहेंगे। He borrows INR 5 lakh from D and transfers an interest in his land as security for the loan. This is a mortgage. मैंने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और अपनी प्रॉपर्टी में उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट मतलब मैंने उसको प्रॉपर्टी अपनी पूरी नहीं दे दी, ओनरशिप नहीं दे दिया, बस उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। हाँ, अगर मैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी नहीं, अगर मैं फ्यूचर में उसको पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी को ले ले और वो ओनर बन जाए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अब आइए लीज पे। लीज क्या होती है, लीज, अ लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। अब देखिए, सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा था, ओनरशिप। मॉर्टगेज में क्या ट्रांसफर हो रहा था, इंटरेस्ट। लीज में क्या ट्रांसफर हो रहा है, राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को लीज पे देता हूं तो मैं बेसिकली उसको अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट ही तो दे रहा हूं। एंजॉय मतलब पार्टी मत समझो, रहने का, खाने का, पीने का, कुछ भी करने का उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मेड फॉर सर्टेन टाइम, लीज हमेशा टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए। एक्सप्रेस और इंप्लाइड और इन अ परपेचुइटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ price paid or promised or money, a share of crop, service or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee। periodically समय के साथ पैसा देते रहना होता है, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफाइड ओकेजन पे पैसा देना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रहा है लीज में, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक्सप्रेस और इंप्लाइड और इन परपेचुइटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, ई लीजेज अ वेयर हाउस, सबसे बढ़िया कॉमन एग्जाम्पल वेयर हाउस का ही है। मेरे पास कोई गोडाउन है या कोई वेयर हाउस है, वो मेरा है, मैंने किसी कंपनी को वो लीज पे दे दिया, वो कंपनी अपना कुछ सामान उसमें स्टोर करवाती है और वो कंपनी पीरियोडिकली मुझे कुछ कुछ पैसे देती रहेगी क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, वो उसका यूज कर रही है। तो प्रॉपर्टी, मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पे कोई राइट एंजॉय कर रही है, ठीक है। राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी दिया है मैंने उसे प्रॉपर्टी नहीं दी है। सेल अगर होता तो मैं उसे प्रॉपर्टी ही दे देता, ओनरशिप दे देता, ठीक है। लीज में मैं उसे राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी दे रहा हूं केवल, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम एंड फॉर अ मनी, ठीक है। एक्सचेंज, एक के बदले एक, ठीक है। एक्सचेंज इज द ट्रांसफर ऑफ वन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अनदर। एक्सचेंज शब्द का ही ये मतलब होता है, मैंने तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दी, उसके बदले तुमने मुझे कोई प्रॉपर्टी दी। बोथ पार्टीज म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, नीदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज में केवल मनी का एक्सचेंज नहीं कर सकते हो आप। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर की बात की, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस एक्सचेंज की बात की जा रही है वो प्रॉपर्टी के एक्सचेंज की बात की जा रही है, मनी के एक्सचेंज की नहीं। जैसे ए है और बी है,
ए के पास लैंड है, बी के पास लैंड है, ए बी को अपना लैंड दे देता है, बी ए को अपना लैंड दे देता है। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पैसा ना दे रहा हो, पैसा अगर दे रहे हैं तो वो तो सेल हो गया, ठीक है। तो एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ वन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अनदर, ठीक है। जी एक्सचेंजेस हिज पीस ऑफ लैंड इन द सिटी विथ एच एज लार्जर पीस ऑफ लैंड इन द रूरल एरिया। जी ने अपनी शहर की छोटी प्रॉपर्टी एच को दे दी और एच ने अपने गांव की बड़ी प्रॉपर्टी जी को दे दी, ठीक है। दिस इज एन एक्सचेंज। गिफ्ट, अब गिफ्ट देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलता। गिफ्ट का ही मतलब है ना किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना बिना उससे कुछ लिए, ठीक है। अ गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है इस बात का और वो है गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉल्यूंटरली अपनी इच्छा से, मेड वॉल्यूंटरली अपनी इच्छा से, विदाउट कंसिडरेशन किसी चीज की इच्छा के बिना, मतलब मैंने उससे पैसे नहीं लिए या उससे कुछ नहीं लिया, बस मैंने उसको दिया, तो विदाउट कंसिडरेशन बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी। तो जो गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट देता है वो डोनर, और जिसे गिफ्ट दिया जाता है वो डोनी, डोनर डोनी, ठीक है। ये भी समझ गए आप। उसके बाद है एक्शनेबल क्लेम। देखो एक्शनेबल क्लेम समझो क्या है। पहले एक एग्जांपल देता हूं। ये ए है, ए ने सी को लोन दिया था, ए ने सी को लोन दिया था और सी को वो लोन वापस करना था इंटरेस्ट के साथ 6 मंथ में, ठीक है। 6 मंथ बीत जाते हैं, 7 मंथ हो जाते हैं, सी ए को लोन वापस नहीं दे पाता है। तो क्या ए के पास एक राइट आया है, अभी अभी ए के पास एक राइट आया है क्या, कि वो सी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। सी के ऊपर केस कर सकता है। इस केस करने की पावर को हम, इस केस करने की पावर को हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम। क्लेम मतलब, क्लेम मतलब दावा, किसी के ऊपर अपना क्लेम करना मतलब दावा करना। तो ए का सी पे दावा बनता है क्योंकि ए ने सी को लोन दिया था। अब 6 महीने बीत गए, ए केस कर सकता है सी के ऊपर अपने पैसे के लिए, ठीक है। 6 महीने बीत गए, ए केस कर सकता है सी के ऊपर अपने पैसे के लिए। ए क्या करता है, ए को ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत क्या कहते हैं केस वेस करने में कहां फालतू टाइम वाइम जाएगा। तो ए क्या करता है, अपना ये जो एक्शनेबल क्लेम है लोन के लिए जो वो क्लेम कर सकता है वो ट्रांसफर कर देता है बी को और कहता है बी से कि यार देखो मैं जो है इसके ऊपर क्लेम कर सकता हूं अपने पैसे के लिए, पर मेरा मन नहीं है, बहुत खर्चा है उसमें, झंझट है, बहुत टाइम लगेगा कोर्ट में, तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तुम मेरे पैसे इससे निकलवा लेना। समझ गए, ये होता है एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एन एक्शनेबल क्लेम, सुनिए, एन एक्शनेबल, एन एक्शनेबल, एन एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू एनी डेट, किसी लोन के प्रति, किसी डेट, डेट मतलब लोन। एन एक्शनेबल क्लेम इज अ इज अ क्लेम टू अ डेट, ठीक है, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डेट जो है ये मॉर्टगेज के थ्रू वाली डेट ना हो, ठीक है। मॉर्टगेज में भी तो डेट हो रही है, ये मॉर्टगेज वाली डेट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम बेसिकली क्या है, अ क्लेम टू अ डेट, ठीक है। बट कैसी डेट, वो मॉर्टगेज वाली डेट नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेकेशन वाली डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी वाली डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला,
डिफरेंस बिटवीन सेल, मॉर्टगेज एंड लीज। ठीक है, मॉर्टगेज, सेल और लीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप की बात, ओनरशिप ट्रांसफर की बात। सेल इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में तो आपने जैसे ही वो चीज सेल कर, सोल्ड कर दी, कंप्लीट ओनरशिप चली गई आपकी। ठीक है, मॉर्टगेज में इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, मॉर्टगेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। हमने किसी को पैसे दिए हैं और वो हमारे पैसे लेके भाग ना जाए वापस करने के बजाय, इसलिए हमने उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले लिया है, तो ये होता है मॉर्टगेज। लीज में हम राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, उसमें राइट टू एंजॉय उसका दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट दे रहे हैं। ठीक है, लीज में। कंसिडरेशन, सेल जो होता है वो पैसे के लिए होता है। ठीक है, उसमें कंसिडरेशन क्या है, पैसा। कंसिडरेशन मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ए बी को कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए में अपने चॉकलेट बेच दो, तो चॉकलेट भी कंसिडरेशन है, 100 रुपए भी कंसिडरेशन है। चॉकलेट ए के लिए कंसिडरेशन है, 100 रुपए बी के लिए कंसिडरेशन है। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। तो कंसिडरेशन, सेल में कंसिडरेशन क्या है, प्राइस पेड। सेल आप क्यों करते हैं, ताकि आपको पैसा मिले। मॉर्टगेज में कंसिडरेशन क्या है, जो लोन का सिक्योरिटी है वो, द इज द लोन सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी। तो जो कंसिडरेशन मॉर्टगेज में है वो है लोन सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी। और लीज में कंसिडरेशन क्या है, रेंट या सम अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है, रेंट चाहे पैसे का रेंट हो, मतलब लीज ऐसा हो सकता है ना कि हमने किसी को प्रॉपर्टी दी, उसके बदले वो हमें पीरियोडिकली कुछ पैसे देता है, या फिर पैसे नहीं देता है तो हमारे लिए पीरियोडिकली कुछ काम करता है। ठीक है, पैसे जरूरी नहीं है लीज में। ठीक है, सेल में पैसे जरूरी हैं। ठीक है, ड्यूरेशन, सेल इज परमानेंट, सेल परमानेंट होती है। ठीक है, मॉर्टगेज में ड्यूरेशन होती है क्या, जब तक लोन ना वापस हो जाए। अरे, मुझसे किसी ने लोन लिया और मैंने उससे उसकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा ली। मैंने किसी को लोन दिया और उसकी प्रॉपर्टी मैंने मॉर्टगेज करवा ली, फिर उसने मेरा लोन वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी वापस दे दी, तो ये था ड्यूरेशन, खत्म हो गया मॉर्टगेज। लीज भी फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जैसा अग्री कर लें पार्टीज, पार्टीज के बीच में कितने साल की लीज का अग्रीमेंट हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेल इज परमानेंट, मॉर्टगेज इज टिल द पेमेंट ऑफ लोन एंड लीज इज फॉर अ फिक्स्ड टाइम एज अग्रीड बाय द पार्टीज। फिर आखिरी अंतर क्या है, राइट्स ट्रांसफर्ड। कौन से राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी में कई राइट हो सकते हैं, एक तो राइट ऑफ ओनरशिप है, एक तो राइट टू एंजॉय है। ठीक है, तो राइट, सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा है, पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है, सब कुछ ट्रांसफर हो गया। मॉर्टगेज में क्या ट्रांसफर हो रहा है, सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, वाइल बोरोवर रिटेन्स द राइट टू रिडीम। ठीक है, राइट टू रिडीम क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने ए को मॉर्टगेज कर दी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने ए को मॉर्टगेज कर दी, फिर मैंने ए को लोन दे दिया वापस, तो इस ये प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी, मॉर्टगेज बंद हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को रिडीम करना कहते हैं, कि अब वो प्रॉपर्टी मेरी वापस हो गई, रिडीम कर ली मैंने, वापस ले ली, क्योंकि मैंने लोन दे दिया है। ठीक है, बिकॉज मैंने लोन पेड है अब मेरा। ठीक है, तो मॉर्टगेज में राइट टू रिडीम होता है। ठीक है, इन अ लीज ओनली राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। लीज में क्या ट्रांसफर होता है, जो आपका राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होता है। तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, किन में मैंने डिफरेंसेस बताए हैं, आपको याद रखिएगा। सबसे पहला कि सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहला तीनों में क्या ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, मॉर्टगेज में मॉर्टगेज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मॉर्टगेज में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, मॉर्टगेज में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, और लीज में राइट टू इंजॉय ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंसिडरेशन, सेल पैसे के लिए करते हैं फॉर मनी, मॉर्टगेज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन करते हैं, और लीज
भी या तो पैसे के लिए कर सकते हैं या किसी भी और कंसिडरेशन के लिए। ड्यूरेशन, सेल परमानेंट होती है। मॉर्गेज तब तक रहती है जब तक लोन ना रीपे हो जाए, और लीज भी फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है जैसा कि पार्टीज एग्री करती हैं। राइट्स ट्रांसफर्ड कौन कौन से? सेल में एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया, सारे राइट्स चले गए, ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई। मॉर्गेज में क्या ट्रांसफर हुआ? कुछ राइट्स ट्रांसफर हुए। राइट टू रिडीम है अभी बोरोवर के पास, ठीक है। बोरोवर वो है जिसने पैसे लिए थे और अपनी प्रॉपर्टी रखवाई थी गिरवी, ठीक है, उसके पास राइट टू रिडीम है। जब वो पैसे वापस कर देगा तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी भी ले लेगा, इसी को राइट टू रिडीम कहते हैं। लीज में राइट टू यूज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो रहा है। अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या कहती है? Doctrine of election is based on the principle that a person taking benefit under a document or instrument must also accept the benefits that come with it. अगर must also accept the burden that comes with it. देखिए, अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट ले रहा है तो उसको उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। दिस डॉक्ट्रीन इज एनकैप्सुलेटेड इन सेक्शन 35। ये जो डॉक्ट्रीन है ये सेक्शन 35 में है of the Transfer of Property Act 1882. It essentially means that if a person transfers the property and as a part of same transfer confers a benefit upon another while imposing a condition or stipulation, the beneficiary must choose or elect either to affirm the transaction in its entirety, accepting both the benefit and burden, or reject it. अगर मैं किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी और उसमें मैंने कोई कंडीशन लगाई है, कंडीशन सब्सिक्वेंट, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर्टी लेनी है पूरी तरह, यानी कि उसके बेनिफिट्स भी लेने हैं और नुकसान भी लेने हैं, या पूरी तरह नहीं लेनी है, यानी कि बेनिफिट्स भी नहीं लेने और नुकसान भी नहीं लेने हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप केवल बेनिफिट्स लें और बर्डन ना फुलफिल करें। एग्जांपल सुनिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन bequeaths by will a property to B but will also stipulate that B must pay a sum of money to C. ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है और ये कहता है बी को प्रॉपर्टी देते समय कि इस प्रॉपर्टी में से थोड़ा पैसा, 10% पैसा जो आएगा हर महीने तुम्हें सी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो बी या तो पूरी तरह ये चीज एक्सेप्ट करे कि हाँ प्रॉपर्टी भी ले ले और सी को पैसा भी देता रहे, या तो दोनों चीजें ना करे, प्रॉपर्टी भी ना ले और सी को पैसा भी ना दे दे। बी ये नहीं कर सकता कि वो ए से प्रॉपर्टी ले ले और सी को पैसा भी ना दे, यानी कि जो कंडीशन लगाई थी ए ने, कंडीशन सब्सिक्वेंट जो लगाई थी वो ना माने, ठीक है। बी कैनॉट एक्सेप्ट द बी कैनॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन अटैच टू इट। जो कंडीशन अटैच्ड है उस प्रॉपर्टी के साथ, उस कंडीशन को माने बिना आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को फुलफिल किए बिना प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। मेरे नोट्स को देख लीजिए, इनको लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, एक बार समझ जाएंगे तो रट के लिख अपने आप लेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। Doctrine of lis pendens is a legal principle that means pending litigation. Lis pendens का literal meaning होता है pending litigation. सर litigation का क्या मतलब होता है? litigation का मतलब जो केस चल रहा होता है कोर्ट में। litigate करने का मतलब आर्ग्यू करना कोर्ट में, ठीक है। इट इज एनशाइंड इन सेक्शन 52, वो 35 में था, ये 52 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। द डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इन अ लीगल प्रोसीडिंग cannot be transferred to a third party during the pendency of the litigation in such a way as to affect the rights of the parties involved in the litigation. This principle is intended to prevent parties from circumventing the jurisdiction of court by transferring contested property during proceedings. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है ये, ठीक है। देखिए लिस पेंडेंस का मतलब समझिए। ये है एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ये खेत है, इसके लिए लड़ाई चल रही है ए और बी के बीच में। बी कहता है कि ये इसका है, ए कहता है कि ये इसका है, दोनों के बीच में लिटिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में, ये देखने के लिए कि प्रॉपर्टी है किसकी, केस चल रहा है कोर्ट में। जब केस चल रहा है यानी कि ड्यूरिंग लिटिगेशन, जब केस चल रहा था यानी कि ड्यूरिंग लिटिगेशन, जब केस चल रहा था यानी कि ड्यूरिंग लिटिगेशन ए ने, अच्छा ए और बी के बीच में केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेके कि ये प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर कौन है, राइटफुल ओनर कौन है,
ये पता करने के लिए केस चल रहा था ए और बी के बीच में। ए उस समय इस प्रॉपर्टी पे के पोजेशन में था, कब्जा किया हुआ था, प्रॉपर्टी उस समय इसके अंडर थी, ये ओनर नहीं है अभी, ओनरशिप का तो केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी पे पोजेशन था इसका, उस समय इसने कब्जा किया होता। जब केस चल रहा था, जिस समय केस चल रहा था उसी समय ये क्या करता है, धीमे से चालाकी करता है कि ये प्रॉपर्टी चालाकी से ये क्या करता है, सी को बेच देता है, जब केस चल रहा था उसी समय। ये जो ट्रांसफर किया गया है ये नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है, ये नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, इस प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा है ड्यूरिंग लिटिगेशन। तो लिस पेंडेंस बेसिकली ये कहता है कि अब प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, यानी कि ड्यूरिंग लिटिगेशन, पेंडिंग लिटिगेशन, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी समझ गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस भी समझ गए। यहां पर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म होता है, बहुत ही सिंपल है, केवल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंतर समझिए, वो सेक्शन 5, 6, 7 समझिए। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर हैं प्रॉपर्टी के, मॉर्टगेज, सेल, एक्शनेबल क्लेम, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, बहुत सिंपल है, समझने समझिए, सबके बीच में अंतर समझिए, और आखिर में दो डॉक्ट्रिन समझ लीजिए। आप पक्का आंसर, मतलब ये ऐसी चीज है जिसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप आंसर लिख के ही आएंगे, बढ़िया पॉइंट्स में लिख के आएंगे। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखें तो अभी आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एटलीस्ट। थैंक यू वेरी मच।